Aman, am I audible? हाँ मैम। Okay. आपके फ्रेंड्स कहाँ रह गए आज? एक नहीं आएगा, वो बाहर गए। कौन नहीं आएगा आज? एक एक नहीं आएगा। लास्ट क्लास में आर्यन नहीं आए थे, है ना? वो आ ही नहीं रहा है कुछ क्लास। आर्यन नहीं आएगा मतलब ऐसा? अमान, क्वेश्चंस ट्राई किए थे आपने बेटा? अभी नहीं किया। क्यों? मैं आज कल में कर दूँ। बेटा डेफिनेटली जिस दिन आपको असाइनमेंट दे रहे हैं तो नेक्स्ट क्लास से पहले आपको वो करना है, और वो किसी पर्पस से दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है कि उस दिन आपने क्लास में जो पढ़ा है वो चीजें आपको कितनी अंडरस्टूड हुई वो आप समझ पाओगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से ही, है ना? ओके, शुभम इज ज्वाइनिंग नाउ। ओके, सो गुड आफ्टरनून शुभम, गुड आफ्टरनून अमान। क्लास स्टार्ट करें? हाँ मैम। यस मैम। लास्ट क्लास से आपको शुभम आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए? नो मैम। क्यों? मैम मुझे तो टेक्स्ट बुक नहीं मिली है। टेक्स्ट बुक नहीं मिली है तो आप बताना था ना, पीडीएफ शेयर कर देते। चलो कोई नहीं। देखो अब ऐसा है कि लास्ट क्लास में हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। मैं एडिशनली आपको 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व यहाँ पर सॉल्व करवा देती हूँ, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सफिशिएंट हो जाए। चलो करते हैं हम फिर क्वेश्चन को यहाँ पे। नाउ यू मे राइट दिस अनदर क्वेश्चन। लिखो इसे। अच्छा, क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको बेटा उसको ही एटलीस्ट घर में एक बार जाके सॉल्व कर लिया करो। उसको ट्राई किया जो क्लास में था? यस मैम। हाँ यस वो मैम। तो ठीक। देख लेना, वो हो रहे थे, वो समझ आ रहे थे। चलो चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, calculate the number of moles of iodine in a sample containing 10 to the power 22 molecules. 10 to the power 22 molecules. So you have to find out the number of moles of iodine in a sample containing 10 to the power 22 molecules. ठीक है? तो एक बार मैं फिर भी आपको याद दिला देती हूँ। हमने मोल्स के 2 फॉर्मूले पढ़े थे। फर्स्ट वाज मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय द मोलर मास, ठीक है? और दूसरा क्या पढ़ा था? मोल्स इज ऑल्सो इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स, सो दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटिटी, लिख लेते हैं द मोल्स ऑफ एंटिटी। Number of moles of entity, this is equal to number of entity divided by क्या किससे होता है डिवाइड? एवोगाड्रो नंबर Na 6.022 10 to the power 23, ठीक है? तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, आपको दिया है मोल्स ऑफ आयोडीन इन अ सैंपल कंटेनिंग 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स। तो उसमें आपको गिवन है कि यहाँ पर आपके मॉलिक्यूल्स कितने हैं। तो मोल्स
ऑफ आयोडीन क्या आएंगे? मोल्स ऑफ आयोडीन विल बी, क्या लिखना चाहिए? अनम्यूट कर लो बेटा अमान और शुभम, अनम्यूट अरे हाँ कैमरा ऑन कर लो, कैमरा क्यों नहीं ऑन किया? जल्दी से, आई एम वेटिंग। ठीक है, शुभम ने किया, अमान आप भी कर लो बेटा जल्दी से। फाइन, गुड। नाउ मोल्स ऑफ आयोडीन, इसको कैलकुलेट करना है, तो मोल्स ऑफ आयोडीन क्या हो जाएंगे? इट विल बी, यार किसी के एंड से आवाज आ रही है। शुभम आप एक बार अपने आप को म्यूट पे करो। हाँ अभी ठीक है, फाइन। नाउ द मोल्स ऑफ आयोडीन, दिस विल बी, क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास। तो ये तो हम यही यूज कर सकते हैं बिकॉज हमें यहाँ पर क्या दिया है? एंटिटीज गिवन है। क्या गिवन है? मॉलिक्यूल्स गिवन है। तो ये जो आ रहे हैं, ये जो मोल्स आएंगे, दिस विल बी मोल्स ऑफ आयोडीन एटम और दिस विल बी मोल्स ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल। क्या आएगा इसकी हेल्प से? बताओ। अगर आपको यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है और यहाँ पे स्पेसिफिकली कुछ भी नहीं बोला, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन सिंपली बोला है, ठीक है? सो दिस विल बी द मोल्स ऑफ आयोडीन, मतलब I2 की बात कर रहा है, मतलब ये जो आयोडीन आयोडीन को मिला के एक जो मॉलिक्यूल फॉर्म होने वाला है, ये उसके मोल्स की बात कर रहा है। बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ, देखो यहाँ पे कभी भी कंफ्यूजन हो तो आपको यहाँ पे ये देख लेना है, दिस इज मोल ऑफ एंटिटी। तो अगर ये मोल ऑफ, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ एंटिटी में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो ये आप कहेंगे मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। अगर ये नंबर ऑफ एंटिटी में आपके एटम्स गिवन है तो यहाँ पर आएंगे मोल्स ऑफ एटम। अगर एंटिटी में आयंस गिवन है तो दिस विल बी मोल्स ऑफ आयंस, ठीक है? तो यहाँ पर आपको गिवन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिस मच डिवाइडेड बाय 6.022 into 10 to the power 22। करो इसको। So this will be 10 to the power 22 divided by 6.022। क्या आएगा ये सॉल्व करने पे? मैम 1/6.022। अरे बेटा वो तो आ ही रहा है, वो तो सामने से ही दिख रहा है, बट इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखो 0.166 आना चाहिए। देखो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है? 0.166 फिर आगे आएगा। 0.166 आ रहा है, तो 0.166 मोल्स इसके आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो 0.166 इज द आंसर। चलो ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्लोरोफिल, क्लोरोफिल द ग्रीन कलरिंग मैटर ऑफ प्लांट, या फिर सिंपली लिख लो क्लोरोफिल कंटेन्स 2.68% mg by weight। दिस मच mg मतलब क्या है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बाय वेट। calculate the number of magnesium atoms, calculate the number of magnesium atoms in 2 gram of chlorophyll, in 2 gram of chlorophyll।
अच्छा, यहाँ पर एक नई चीज आ गई। यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इट कंटेन्स 2.68% mg by weight। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ कि इतना परसेंट मैग्नीशियम है बाय वेट? कोई बताएगा मुझे? मतलब अमान या शुभम, पता है आपको ये बारे में? मैम उसके वेट के रेशियो में इतना मैग्नीशियम है। हाँ, इट मीन्स दैट कि मास ऑफ मैग्नीशियम जो है डिवाइडेड बाय द मास ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है, वो आपको गिवन है। दिस इज 2.68%, ठीक है। मतलब इनटू 100 निकालोगे तो ये आपका मास परसेंट आएगा, ठीक है। तो हम लोग को बताना है कि अगर हमारे पास क्लोरोफिल का 2 ग्राम है तो उसमें मैग्नीशियम के कितने आइटम्स होंगे, ठीक है। सो आपको परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम गिवन है और आपको बताना है कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मैग्नीशियम आइटम्स, ठीक है। एक बार खुद से थोड़ा सा दिमाग लगा के कोशिश करिए, फिर मैं बताती हूँ। बिल्कुल सिंपल है। एक हिंट दे देती हूँ आपको। यहाँ पर सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नंबर निकालते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें मोल्स पता हो तो हम नंबर निकाल सकते हैं, बिकॉज ये वाला पार्ट नंबर वाला अननोन हो जाता है और नीचे वाला Na और मोल्स अगर नोन है तो नंबर निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मोल्स कैलकुलेट करने हैं। और मोल्स कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका क्या है, मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास, ठीक है। तो अब मास जो गिवन है इसमें क्वेश्चन में, वो आपको मास पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको किसका मास गिवन है, 2 ग्राम किसका है, क्लोरोफिल का। बट लेकिन मास ऑफ मैग्नीशियम अननोन है, तो पहले मास ऑफ मैग्नीशियम कैलकुलेट करिए, ठीक है। मास ऑफ मैग्नीशियम पहले कैलकुलेट करिए। और एक एडिशनल चीज यहाँ पे आपको लिखना होगा कि इसका हम एटॉमिक मास क्या ले लें। तो इसका एटॉमिक मास आप ले सकते हो, एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम, यू कैन टेक इट एज 24, ठीक है। 24 है इसका एटॉमिक मास। शुभम हुआ? नो मैम, 1 मिनट। नहीं मतलब हो रहा है, सॉरी। यस मैम। क्या हुआ, आपका कैमरा फिर बंद हो गया? और मैं दूसरे डिवाइस से ज्वाइन कर रहा हूँ मैम, इसमें बैटरी लो है। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, कर लीजिए। हुआ अमान? नहीं मैम, कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है, करो करो करो। मास ऑफ मैग्नीशियम इतना आ रहा है। मास ऑफ हाँ मैग्नीशियम कैसे निकाला? हाँ आ रहा है अमन? हाँ, यही आ रहा है। मास ऑफ क्लोरोफिल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया 2 ग्राम्स और इनटू 100, तो ये अपना परसेंटेज में है तो इसको कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 2 विल बी दिस मच। तो अब मैं निकालूंगी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। अब मोल्स ऑफ मैग्नीशियम क्या आएगा, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम विल बी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। अब मोलर मास हमें पता है, दिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर ये चीज क्या है कि 0.0536 डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास इसका क्या हो जाएगा, जो इसका न्यूमेरिकली इसका जो एटॉमिक मास है। देखो एटॉमिक मास आपको जो 24 गिवन है ये आपको होगा यू, मतलब ये आपका यूनिफाइड यूनिट में गिवन है या एएमयू में गिवन है। तो इसको जब आप लिखोगे यहाँ पर एक इसमें लिख रहे हो, ये आप ग्राम में लिख रहे हो, क्योंकि ये आपका न्यूमेरिकली इक्वल होती है वैल्यूज, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया आपके मोल्स। अच्छा ठीक है, मोल्स इसके
मैं बता देती हूँ उसको कैलकुलेट करने पर कितने आएंगे आपके। लेट मी टेल यू 0.0536। तो ये आपके आएंगे मोल्स आएंगे यहाँ से 2.233 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो ये आपके मोल्स आ गए, दिस मच मोल। ये लिख लो डायरेक्टली वैल्यू, टाइम यहाँ पर जाएगा वरना सॉल्व करने में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मोल्स ऑफ मैग्नीशियम पता चल गया कितने मोल्स हैं। फाइन, अब इसके आगे हम लोग को क्या निकालना है, हमें यहाँ पर काम नहीं खत्म हुआ, हमें बताना है कि मैग्नीशियम के एटम्स कितने हैं। ठीक है, तो आपको पता है ये मैग्नीशियम जो होता है ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट, वो मैग्नीशियम जो है इसके हमें यहाँ पर मोल्स मिल गए, और हमने क्या किया, ये मोल्स ऑफ मैग्नीशियम एटम निकाले हैं। ध्यान से दो अगर आप, क्योंकि यहाँ पर आपने जो मोलर मास लिखा है वो क्या लिखा है आपने, यहाँ पर आपने लिखा है इसको एटॉमिक मास की इक्वल। ठीक है, अगर बाई चांस क्वेश्चन में दिया होता कि वहां पर आपके मैग्नीशियम के मतलब 2 एटम्स प्रेजेंट है या 3 एटम्स प्रेजेंट है, तो उस केस में क्वेश्चन हमारा चेंज हो जाता। पर यहाँ पे अगर कुछ नहीं बोला तो हम लोग यहाँ पे लेंगे सिंपली, वहां पे क्या है मैग्नीशियम क्या है, इतना परसेंट बाई वेट प्रेजेंट है, मतलब ये आपके मैग्नीशियम का मतलब टोटल नंबर ऑफ मैग्नीशियम प्रेजेंट है। ठीक है, मैं अननेसेसरली आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें बोलना है व्हाट इज द नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स। तो अब नंबर के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स विल बी इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करें, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, और मोल्स आपने पीछे कैलकुलेट किए हैं, कितने आए थे 2.233 इंटू 10⁻⁻3। तो 2.233 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई Na मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, दिस विल बी द टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये वाला वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स मिलेंगे। ठीक है, कैलकुलेट करने पे आपको मिलेगा ये 0.0134 इंटू 10⁻20 एटम्स। 0.0134 इंटू 10⁻20 एटम्स, इतना ही आ रहा है क्या, चेक कर लो। अमान हुआ 13.447126 into 10⁻20. इंटू 10⁻20, 13 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻20। श्योर, हाँ, बेटा एक चीज यहाँ पे ये चेक करो, देखो इंटू यहाँ पे 10⁻⁻23 भी था ना, और ये 10⁻23 तो हमें यही मिल जाता है। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जब, तो आपको क्या मिला, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आया 44712 13.44। 7126.
ठीक है, वॉट एवर इट इज, बट 13.44 आपको मिल रहा है वहां पे। हाँ ठीक है, 13.44, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे कुछ गलत लिखा है। वो इंटू 10⁻⁻23 मेरा उसमें इंक्लूड हो गया था, ठीक है। तो ये आपका आएगा 13.44 इंटू 10⁻20 एटम्स, ठीक है फाइन। शुभम हुआ आपसे बेटा? ठीक है, तो आई होप कि अब आप लोग इस चीज में आपको दिक्कत नहीं होगी अगर एक पार्ट से आपको दूसरे पार्ट में कन्वर्ट करना है। यस फाइन। एक और क्वेश्चन लिखो यहाँ पर, मैं बताती हूँ, राइट डाउन। कैलकुलेट the number of atoms, calculate the number of atoms, just yes beta. Sorry for the excuse, there was someone on the door. ओके करें कंटिन्यू बेटा, आ जाओ वीडियो पे आ जाओ। चलो नेक्स्ट लिखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, calculate the number of atoms of each element, calculate the number of atoms of each element of 5.3 gram of Na2CO3. Calculate the number of atoms of, क्या करना है, number of atoms of 5.3 ग्राम ऑफ Na2CO3, ठीक है। तो आपको इसमें Na2CO3 के नंबर ऑफ एटम्स नहीं करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ, यहाँ पे लिख लेना, ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन 5.3 ग्राम्स ऑफ Na2CO3, ठीक है। तो Na2CO3 के 5.3 ग्राम्स में इसमें जो जो एलिमेंट्स यहाँ प्रेजेंट हैं उन सब के हमको बताना है कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो मतलब आपको बताना है यहाँ पर सोडियम का एटम्स कितने हैं, कार्बन के एटम्स कितने हैं और ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, ठीक है। और आपको Na2CO3 का जो आपको दिया है मास, वो आपको दिया है 5.3 ग्राम, ठीक है। अब क्वेश्चन के लिए आपको हिंट ये है, कि आपको देखना है कि यहाँ पर ये जो 5.3 ग्राम गिवन है ये आपका Na2CO3 का मास है, ठीक है। तो आपको मोल्स ऑफ Na2CO3 निकालने में दिक्कत नहीं होगी, वो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर लोगे। अगर मैं आपसे बोलूंगी फाइंड आउट मोल्स ऑफ Na2CO3 तो यू कैन फाइंड दैट, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि यहाँ पर अगर आपके पास इसका 1 मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग, अगर आपके पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3 है, 1 मॉलिक्यूल है इसका, तो इसमें सोडियम कितने होंगे, sodium will be 2 times the number of molecules, yes or no, ठीक है। so this is sodium कितना होने वाला है, 2 times the number of molecules of Na2CO3, है कि नहीं।
यस। अब नेक्स्ट जो है वो है इसके ही वन मॉलिक्यूल में अगर मैं आपको बोलूं, अगर इसका वन मॉलिक्यूल है तो कार्बन कितना होगा। अब आप देखो कार्बन, इसके एक मॉलिक्यूल में कार्बन का कितना है एटम है, एक ही एटम है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाँ, तो ये आपके सोडियम के एटम्स आ रहे हैं, ये आपके सोडियम के एटम्स आ गए। और यहाँ पर आप किसके लिख रहे हो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिख रहे हो, ठीक है। कार्बन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3। तो कार्बन के कितने एटम्स होंगे, कार्बन के उतने ही एटम्स होंगे जितना यहाँ पर मॉलिक्यूल है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल अगर है तो उसमें एक एटम कार्बन का है। और अगर एक मॉलिक्यूल Na2CO3 का है तो उसमें ऑक्सीजन कितना है, 3 टाइम्स, ठीक है। तो मतलब अल्टीमेटली आपके ये जो तीनों पार्ट है ये कहाँ से रिलेट हो रहे हैं, जितने आपके Na2CO3 के नंबर ऑफ एटम मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा इसका, उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लो, ठीक है। और उसमें सोडियम के लिए मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो, कार्बन के लिए एज इट इज लिख दो, और ऑक्सीजन के लिए मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दो। यस और नो? ठीक है ना। चलो, इस तरह का ये आपका हिंट हो गया क्वेश्चन का। अब आप लोग इसको ट्राई करके देखो खुद से। तो आपको जो मास दिया है Na2CO3 का वो आपको गिवन है कितना, 5.3 ग्राम, 5.3 ग्राम। तो मेरा सबसे पहला काम होना चाहिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ Na2CO3 कितने आ रहे हैं, कैलकुलेट हो गया क्या। अच्छा, यहाँ पे आपने, मैं लिखना भूल गई, आपने एटॉमिक मास ऑफ सोडियम क्या लिया, यू कैन टेक इट एज 23, कार्बन के लिए हो जाएगा 12 और ऑक्सीजन के लिए ले लो यहाँ पे 16, ठीक है। ये मैंने एटॉमिक मास बता दिया आपको, सोडियम कार्बन एंड ऑक्सीजन की। जरूरत पड़ेगी ना, मोल्स कैसे निकलेंगे वरना Na2CO3 के। तो सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट करेंगे, तो दिस विल बी 5.3 मास डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो मोलर मास में सोडियम का कितना है, सोडियम इज 23 टाइम्स 2, क्योंकि सोडियम के 2 एटम्स हैं। कार्बन के कितने हैं, एक ही एटम है। और ऑक्सीजन के कितने हैं, 16 इंटू 3, दिस इज दिस मच अमाउंट ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ से आपको मोल्स कैलकुलेट हो जाएंगे, 5.3 डिवाइडेड बाय 56 प्लस 12 प्लस 48, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 5.3 डिवाइडेड बाय, दिस विल बी 60, 60 प्लस 50, ठीक है। तो आपके मोल्स आ गए इतने, ठीक है। मैं इसको ऐसे ही लिखती हूँ अभी आगे, क्योंकि हमको इसको और सिंप्लीफाई तो करना ही है। तो अभी इसको थोड़ी देर के लिए यूं ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे मुझे निकालना है यहाँ पर व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि ये सोडियम कार्बोनेट क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये जो मोल्स आए ये भी क्या है, एक मॉलिक्यूल के मोल्स आए। तो यहाँ पे जो नंबर निकलेगा वो किसका निकलेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। कितना होगा नंबर, नंबर विल बी मोल्स मल्टीप्लाइड बाय Na। तो मोल्स अपने कितने हैं यहाँ पर, 5.3 डिवाइडेड बाय
11.6, 5.3 multiplied 5.3 by 11, sorry 11.6, not 11.6. तो 116 हो गया ये, और यहाँ पर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। ये आपके आ जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये किसके आए, सोडियम कार्बोनेट क्या है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट क्या है। अच्छा, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यार सिंपली ये अपना 1/20 हो जाएगा, है ना। So this will be 53 2 जा, so this will, oh, this will be 1/20, right, 1/20। तो जब आप इसको आगे लिखोगे तो आपको मिलेगा दिस विल बी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। ये हो गए आपके मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब आपको यहाँ पर बताना है व्हाट विल बी द, सिंप्लीफाई नहीं करो, ठीक है, मैं कह रही सिंप्लीफाई मत करो, यहाँ तक आ गया, दिस इज फेयर इनफ। अभी मतलब यार अपने क्लास के लिए ठीक है, मुझे आपसे मैथ्स की कैलकुलेशंस करा के मुझे आपकी स्किल्स वहां पे भी नहीं चेक करनी है, मुझे आपको कॉन्सेप्ट पे पहले फोकस करना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ किसके निकालने हैं, नंबर ऑफ सोडियम एटम्स, नंबर ऑफ सोडियम एटम्स कितने हो जाएंगे, इट विल बी 2 times the number of molecules of sodium carbonate, तो this will be 2 times करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/10, ठीक है। मतलब ये क्या हो जाने वाला है अपना 0.6022 इंटू 10 टू पावर 23। अच्छा सॉल्व हो गया यार। नंबर ऑफ एटम्स, तो 2 times करेंगे तो 2 10 जा 20, सो दिस विल 0.6। अब सिंपली आप सिमिलरली अब आप लिखोगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होने वाले हैं 1 times द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ Na2CO3। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, बिकॉज इसके एक मॉलिक्यूल में हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन, सोडियम और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, ठीक है, तो उससे हम सिंपली उस चीज से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1/20, और 1/20 कितना होता है 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। नेक्स्ट जो बचा आपका दैट इज नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल में कितना है 3 times 3 है, तो जितने इसके गिवन है, जितने इसके मॉलिक्यूल्स उसमें कितने हो जाएंगे, दिस विल बी 3 times द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। फाइन, सो यहाँ पे 3 times जब हम लोग इसको करेंगे तो दिस विल बी 3 times, ओके, तो दिस विल बी 3 times मीन्स 0.15 times 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। शुभम आप है ना, यस मैम। ओके, इज दिस ओके, समझ में आया क्वेश्चन, मतलब मैंने कोशिश की है कि ज्यादातर वैरायटी यहाँ पर आपके कवर हो जाए क्वेश्चंस की, ठीक है।
डन। अमान हुआ? हाँ बेटा आप लोग, अगर आप लोगों के एंड पे वॉइस नहीं है, मतलब पीछे बैकग्राउंड में कोई नॉइज नहीं है अगर, तो आप लोग अनम्यूट रखो अपने आप को, ताकि मुझे तुरंत से रिस्पांस मिल जाए, ठीक है? ज्यादा स्टूडेंट्स हो तो दिक्कत होती है, पर आप लोग 2 ही लोग हो तो चलेगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट यहाँ पे करेंगे हम स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस, ठीक है? नहीं, स्टाइक्योमेट्री से पहले हम लोग एक और चीज पढ़ लेते हैं, यहाँ पे हमारा बाकी है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। क्या है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं एडिशनली जो लास्ट टाइम जो ग्रुप पे क्वेश्चंस भेजे थे, उसके बाद एडिशनली कुछ और क्वेश्चंस भी भेज रही हूँ, तो आप लोग इनको कर लेना सॉल्व। अभी आपके पास काफी टाइम होगा नेक्स्ट क्लास तक के लिए, ठीक है? मैं उसके सॉल्यूशंस आपसे ग्रुप पे मांगूंगी, ठीक है? तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन अब पढ़ते हैं, ठीक है? अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है, समझते हैं इसको। मान लो मेरे को कोई सैंपल दिया गया, ठीक है? मुझे बोला गया कि यार ये जो सैंपल है, ये मैंने बोल दिया कि लो बेटा अमान ये एक सैंपल है। आप बोलेगी कि मैम किस चीज का है, क्या है ये? तो मेरे को आपको कुछ तो बताना पड़ेगा, या तो मैं बताऊं भैया ये अल्कोहल है C2H5OH, मतलब इथेनॉल है या मिथेनॉल है, कुछ भी है, या ये NaCl है, सॉल्ट का है, या कॉपर सल्फेट का है, कोई भी एलिमेंट, मतलब कोई भी अपना कंपाउंड हो सकता है। मैंने आपको उसका वो कंपाउंड आपको दिया, तो अब आप पूछोगे डेफिनेट है कि भाई मैम ये आपने क्या दिया है मुझे, तो मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ, मैं उसका नाम बता सकती हूँ, या फिर मैं उसका केमिकल फॉर्मूला बता सकती हूँ, या फिर मुझे ऐसा पता हो कि भाई मैं देखना चाहती हूँ कि आपको अभी कितना नॉलेज हुआ कि नहीं हुआ इस टॉपिक पढ़ने के बाद। तो मैं बोलना चाह रही हूँ कि यहाँ पर ये जो कंपाउंड है, इसमें मान लो मैंने आपको वाटर दिया था, पर लेकिन अब वाटर है वो आपको नहीं पता, तो मैंने कहा ये जो कंपाउंड है, यहाँ पे हाइड्रोजन का परसेंटेज है, मान लो कुछ परसेंटेज है, और ऑक्सीजन का परसेंटेज है इतना, ठीक है? तो मुझे उस कंपाउंड में बता दिया मैंने, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या रेशियो होता है हमारे H2O में बात करें तो हमारा आता है 2:2। 2:2 ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो दैट इज 1:8। तो मैंने बोला इसमें जो अपना कार्बन जो सॉरी इसमें जो अपना हाइड्रोजन है, मान लो उसमें कितना भी परसेंटेज बता दिया, इतना परसेंट बताया कि यहाँ पे मान लो X% हाइड्रोजन है और Y% यहाँ पर ऑक्सीजन है, मैंने आपको ऐसा दे दिया, परसेंटेज बता दी, पर लेकिन आपको ये नहीं बताया कि ये कंपाउंड वाटर है कि नहीं है। तो आपने बोला कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो चीज है मैम, तो अब ये जो कंपाउंड है हमें इसके बारे में पता करना है, तो वो कैसे पता चलेगा कि ये कंपाउंड हमारा H2O है, ठीक है? बेटा मैं आप लोग को विजिबल हूँ ना? हैंग तो नहीं हुआ मेरा स्क्रीन? हाँ, तो फिर मैंने उस चीज के लिए आपसे कहा कि ठीक है तो इसको पता करते हैं, तो मैंने आपको बोला कि यहाँ पर पता करो कि ये जो कंपाउंड है ये कौन सा है, और मैंने आपको कुछ स्पेसिफिक अमाउंट उसका दे दिया, मैंने कहा ये लो 2 ग्राम है, ठीक है? 2 ग्राम्स में अब आप उसको देखना पड़ेगा। तो मैंने पहले एक बात किया था एम्पेरिकल फॉर्मूला का भी, तो अगर जो आपके कंपाउंड्स हैं, जैसे हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज होता है C6H12O6, ठीक है? C6H12O6, एक मिनट। जैसे मैं आपको बोलूं ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6, ठीक है? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ग्लूकोज का, ये क्या है ग्लूकोज का है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मैं आपसे बोलूं कि इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है कि उसका जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगा इसके एलिमेंट्स का, वो हो जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है? अब जैसे इसमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कैसे निकाले, यहाँ पे सबसे छोटा नंबर क्या है, C के कितने का एटम्स है 6, H के 12 और O के 6, तो स्मॉलेस्ट है यहाँ पर 6। तो अब मैं क्या करूंगी 6 से इसको पूरे को डिवाइड कर दूंगी, ये जो नंबर्स है, तो 6 डिवाइडेड बाई 6 इट विल बी 1, 12 डिवाइडेड बाई 6 विल बी 2, एंड 6 O का 6 है तो 6 डिवाइडेड बाई 6 इज 1। तो इस कंपाउंड का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल कर आया दिस विल बी CH2O, मतलब जो हमारे पास एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनका सिंपल होल नंबर रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ठीक है? अब मैं इसमें आगे बात करूं तो ये चीज मुझे पता चल गई कि यार ये जो है ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है,
फाइन। अब नेक्स्ट मुझे देखना था कि इस तरह से पता चल गया, ठीक है। अच्छा एक और चीज याद कर दो, आई गेस शुभम हमारे साथ उस क्लास में नहीं थे, फॉर्मूला मास की बात की थी मैंने, ठीक है। मैं एक बार बता देती हूँ, बताते हैं आयनिक कंपाउंड्स के लिए, बताते हैं क्यों बताते हैं आयनिक कंपाउंड्स के लिए। आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम लोग इसलिए बताते हैं क्योंकि आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में क्या है, आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो अगर मैं बात करूंगी तो उसका कोई ऐसा नहीं है कि भाई एक मॉलिक्यूल में आपको अलग सोडियम मिल गया, अलग क्लोरीन मिल गया, ठीक है। तो वहां पर ये जो आयंस प्रेजेंट है वो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं कि एक सोडियम, जैसे अगर NaCl की बात करें तो NaCl में एक सोडियम अपने 6 क्लोरीन से सराउंडेड होता है, और यहाँ पर एक क्लोरीन जो है 6 Na से सराउंडेड होता है, Na+ आयन से, ठीक है। तो उसका हम कैसे लिखें अब मास, वहां पे मॉलिक्यूलर मास कैसे डिफाइन करें, वहां पे हमें एक अमाउंट तो पता नहीं है, तो हमने वहां पर बात किया, हम लोग उसको बताएंगे फॉर्मूला मास से, ठीक है। तो फॉर्मूला मास सोडियम क्लोराइड को हम लोग लिखते हैं NaCl, और यही हो जाता है इसका फॉर्मूला मास। इसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा, इसी तरह से कुछ है हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला भी, ठीक है। तो आगे मैं इसमें बात करती हूँ एम्पेरिकल फॉर्मूला की। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के कुछ स्टेप्स होते हैं, मैं आपको यहाँ पर वो स्टेप्स बता रही हूँ कि क्या होते हैं, वो स्टेप्स आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम एक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। राइट डाउन, लिखो। सबसे पहले यहाँ पर लिख लो व्हाट इज, अच्छा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपने लिखा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपको पता है क्या होता है। राइट डाउन व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला, राइट डाउन व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख लो, दिस इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, it is the simplest whole number ratio of the elements, it is the simplest whole number ratio of the elements, नहीं of atoms, atoms लिखो, ठीक है, of atoms, it is the simplest whole number ratio of atoms present in a compound, simplest whole number ratio of atoms present in a compound is empirical formula। वो हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिख लो। यहाँ पर क्या होता है, एम्पेरिकल में सिंपलेस्ट रेशियो में होता है, और मॉलिक्यूलर में क्या होगा, एग्जैक्ट होता है। ये जो आपके नंबर हैं ये एग्जैक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे C6H12 ही होगा, O6 ही होगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए लिख लो, इट इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, it is the exact number of different types of atoms present in a molecule of a compound, present in a molecule of a compound। प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है। तो आपको एम्पेरिकल में होल नंबर रेशियो मिलेगा, और मॉलिक्यूलर में क्या होगा, एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा। अब आप वहां पर एक हेडिंग दो, स्टेप्स टू कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, steps to calculate empirical formula and molecular formula from given mass percentage of elements, from given mass percentage of elements present in it, from given mass percentage of elements present in it, from given mass percentage of elements present in it, ठीक है। तो मास परसेंटेज क्या होता है, मास परसेंटेज जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि मेरे पास है H2O, ठीक है। H2O मैंने आपको दे दिया, जो मैं आगे बात करी थी, मैं इसको भी आगे आपको बता, मतलब उसके स्टेप्स ही मैं लिखवाऊंगी आगे, पर उससे पहले एक बात ये समझ लो, मास परसेंटेज अब हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था क्लोरोफिल और मैग्नीशियम वाले में। तो मास परसेंटेज क्या होता है, मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का आप निकाल रहे हो, जैसे H2O में मान लो आप H का निकालना चाह रहे हो, तो क्या होगा, मास परसेंटेज ऑफ, वहां पर हो जाएगा परसेंटेज ऑफ H एटम, ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ H एटम। तो मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, दिस इज मास ऑफ द एलिमेंट, मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, ठीक है। ये भी जरूरी है, क्योंकि H का मास, अगर हाइड्रोजन का मास बोलेंगे तो हम लोग वो लिख देते हैं 1 ग्राम, या फिर बहुत 1 AMU, या फिर हम लोग लिखते हैं
मतलब मोलर मास अगर लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे या फिर 1.008 लिख देते हैं, ठीक है। तो 1 ग्राम या 1.008 ग्राम बताते हैं। बट लेकिन यहाँ पर आप बात करोगे तो इस कंपाउंड में हाइड्रोजन का क्या मास होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन का मास होगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स द मास ऑफ सिंगल हाइड्रोजन एटम, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा दिस विल बी द मास ऑफ द, सॉरी दिस विल बी द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। तो मोलर मास हम लोग किस में बताते हैं, मोलर मास हम लोग लिखते हैं ग्राम्स में। मास ऑफ द एलिमेंट भी होगा प्रेजेंट इन कंपाउंड, वो भी हम किस में लिखेंगे, वी विल आल्सो एक्सप्रेस दिस इन ग्राम्स। तो ये भी ग्राम्स में आ गया, ये भी ग्राम्स में आ गया, और इसको कर देंगे मल्टीप्लाइड बाई 100। अब अगर मान लो मैं H2O में हाइड्रोजन के लिए लिखना चाह रही हूँ, तो दिस विल बी मास ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट in H2O divided by the molar mass of H2O, ठीक है, into 100। तो इस तरह से मैं इसको कैलकुलेट कर सकती हूँ कि मेरा यहाँ पर मास परसेंटेज किसी भी एलिमेंट का क्या होगा। अगर इसी तरह से मुझे मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट लिख लो, उसका फॉर्मूला क्या है, दिस इज मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। तो हमने जैसे क्लोरोफिल वाले में लिखा था तो वहां पे क्या था, मैग्नीशियम था, तो वहां पर मैग्नीशियम का मास लिखा था डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द क्लोरोफिल। फॉर एग्जाम्पल मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एटम इन H2O, ठीक है, ये आ गया। फाइन, चलो अभी नेक्स्ट आप एक स्टेप लिखो, ठीक है, नेक्स्ट एक स्टेप लिख लो। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है, आप स्टेप्स लिख लो, उसके बाद फिर 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इसमें। लिखो स्टेप 1। अब हम स्टेप्स लिख रहे हैं जो उसके मास परसेंटेज अगर हमें गिवन है किसी एलिमेंट की जो एक कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो हम उसका एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। तो लिखो फर्स्ट स्टेप होगा कन्वर्ट मास परसेंटेज इनटू मास, मतलब परसेंटेज मास जो गिवन है उसको पहले मास में एक्सप्रेस कर लो। कन्वर्ट मास परसेंटेज टू मास in grams, convert mass percentage to mass in grams, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 2 will be calculate the number of moles of the element, calculate the number of moles of the element, calculate the number of moles of the element। तो आप एलिमेंट के मोल्स कैलकुलेट कर लीजिए फिर वहां पे, ठीक है, ओके फाइन, मोल्स आ गए। उसके बाद लिखो divide each mole value by smallest number, divide each mole value by smallest number among them, divide each mole value by smallest number among them, ठीक है। मतलब कि आपने मान लो यहाँ पे अगर H2O की बात करें तो आपने हाइड्रोजन के मोल्स निकाल दिए और ऑक्सीजन के मोल्स निकाल दिए, ठीक है। लेट्स से हाइड्रोजन के मोल्स आए 4 और लेट्स से ऑक्सीजन का मोल आया आपके 2, ठीक है, ऑक्सीजन के मोल्स आए 2 और हाइड्रोजन के लेट्स से आए 4। तो अब यहाँ पे स्मॉल क्या है, 2 छोटा है, ठीक है। तो अब इस 2 को क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो हाइड्रोजन के मोल्स दैट इज 4/2 और ऑक्सीजन के भी डिवाइड कर दो दैट इज 2/2, ठीक है। तो आपको ये करना है। अब इसके बाद ऐसा हो सकता है कि आपको यहाँ पे जैसे जो मैंने केस लिया, मैंने आपको बोला कि लेट्स से हाइड्रोजन के जो मोल्स आए वो आए 4 और ऑक्सीजन के आए वो आए कितने 2। तो अब जब हम लोग इसमें स्मॉलेस्ट क्या है 2, जब इसको डिवाइड करेंगे तो हाइड्रोजन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन की होगी 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये होल नंबर मतलब एक ये इंटीजर वैल्यू या होल नंबर मिल रहा है आपको, ठीक है। पर लेकिन जरूरी नहीं है ना कि आपको हर बार ये होल नंबर मिले, हो सकता है मान लो आपको ये मिल जाता है इस तरह से, लेट्स से हम लोग को ये मिलता 1.5 मिल गया, ठीक है, तो कोई मिनट
लेट्स से हमको ये मिल गया 3 और ऑक्सीजन मिल जाता हमको 1.5, ठीक है, इस तरह का होता। तो अब क्या करते, मतलब इंस्टेड ऑफ हैविंग 4 and 2 हमको ये जो वैल्यू मिली वो क्या मिली, 3 और 1.5। तो हाइड्रोजन के 3 मोल्स हैं और ऑक्सीजन के 1.5 मोल्स हैं। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम लोग एक काम ये करेंगे कि ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन की वैल्यू ज्यादा है, ऑक्सीजन वाली वैल्यू कम है। तो अगर अब आप लिखोगे तो ये चीज जो आएगी, तो डिवाइड करने पे, डिवाइड जब आप करोगे तो सॉरी जस्ट अ सेकंड, व्हाट आई मीन टू से इज दैट, ये वाला नहीं, आप इसको कंसिडर करो। मतलब जब आपने इसको डिवाइड भी कर दिया, डिवाइड करने के बाद भी क्या हुआ, डिवाइड करने के बाद ये इस तरह से आ रहा है, मतलब जैसे ये 2:1 आ रहा है, ये आपको आ रहा था डिवाइड करने के बाद 3 और 1.5। अब इस तरह का आएगा तो आप क्या करोगे, 3 इस तरह का आएगा, अरे यार इस तरह में भी तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। अरे यार मेरे को एक अच्छा सा एग्जाम्पल नहीं समझ आ रहा, चलो रुको 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 मैं बताती हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है, मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपके जो रेशियो आ रहे हैं वो कुछ इस तरह से आ रहे हैं। मान लो दिस इज, कोई और कंपाउंड ले लेते हैं, कोई और कंपाउंड है, मान लो अदर देन H2 नहीं है, वहां पे कोई और कंपाउंड है, और लेट्स से इसके मोल्स यहाँ पर आ रहे हैं 5.5 और इसके मोल्स आ रहे हैं यहाँ पे 2.5, ठीक है। हाइड्रोजन के हैं 5.5 और ऑक्सीजन के क्या है 2.5। तो अब इस केस में क्या करोगे आप, 2.5 से इसको डिवाइड कर दोगे, ठीक है। आपने क्या किया, 5.5 डिवाइडेड बाई 2.5, ठीक है, और ऑक्सीजन को करोगे तो ये चीज 1 हो जाएगी। अब जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 5.5 बाई 2.5 करोगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी 25 2 जा 50 एंड 2 जा 50 एंड दिस विल बी 2.2। तो ये आपकी 2.2 आ जाएगी। तो हाइड्रोजन के 2.2 हो जाएंगे और ऑक्सीजन के हो जाएंगे 1, ठीक है। तो अब आप अपने कंपाउंड को कभी भी आप इस तरह से तो लिखोगे नहीं 2.2 और यहाँ पे 1। तो इस केस में क्या करें मैम कि यहाँ पे हमने डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद ये जो रेशियो आया वो मुझे होल नंबर के फॉर्म में नहीं मिला। तो इस केस में क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक सुटेबल एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा ये जो फिगर है ये हमारा क्या हो, एक होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। मतलब 2.2 को लेट्स से मैं इसको मल्टीप्लाइड बाई 5 कर देती हूँ। 2.2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है 2.2 मल्टीप्लाइड बाई 5, क्योंकि मुझे ये डेसिमल वाला जो चीज है उसको खत्म करना है। तो उसके लिए मैं एक काम ये करूंगी कि 2.2 मल्टीप्लाइड बाई 5 किया, तो 2.2 मल्टीप्लाइड बाई 5 दिस विल बी 11, ठीक है। तो मतलब इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई कर दो और इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो कंपाउंड बन जाएगा दिस विल बी H11 एंड O5, ठीक है। कोई जनरल कंपाउंड मैंने आपको बोल दिया, बस एक एग्जांपल के लिए समझने के लिए, ये जो कंपाउंड बन रहा है ये कैसा होगा H11O5। तो इसका इस तरह से आ जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो इसके आगे एक पॉइंट लिखो, इसके आगे जो अभी आपने लास्ट पॉइंट लिखा है ना उसी पॉइंट में कंटिन्यू करो। इफ द रेशियो आर नॉट होल नंबर, if the ratios are not whole number, convert by multiplying suitable coefficients, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सुटेबल कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके हमको यहाँ पर उस चीज को ऑब्टेन करना पड़ेगा, ठीक है। ओके इसको अंडरस्टूड, मतलब अभी आगे जब करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अब जो आपने लिखा, उसमें आप आगे लिखो, राइट डाउन द एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे आया, ये जो आपकी होल नंबर के जो रेशियोज आए हैं ना, ये आप उसको केमिकल जो आपका सिंबल है उसके साथ साथ लिखते जाओ। जैसे मैंने आपको बोला था C6H12O6 है, तो वहां पर अगर आप देखोगे जब आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वहां आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा CH2O। तो आपने क्या किया, कार्बन के नीचे उसके नंबर ऑफ ये रेशियो लिखा, हाइड्रोजन के नीचे उसका रेशियो लिखा और ऑक्सीजन के नीचे उसका रेशियो लिखा, ठीक है। तो उस तरह से आपको यहाँ पर करना होगा। तो यहाँ पे आप लिखो, write down the empirical formula,
नेक्स्ट पॉइंट है आपका, राइट डाउन पॉइंट नंबर, नेक्स्ट पॉइंट, डिवाइड द, अब देखो लिखो यहाँ पे डिवाइड द मोलर मास, divide the molar mass by empirical formula mass, divide the molar mass, divide the molar mass by empirical formula mass, divide the molar mass by empirical formula mass, ठीक है, and the number obtained is multiplied, and the number obtained is multiplied in empirical formula, and the number obtained is multiplied in the empirical formula. तो जो आपको नंबर मिलेगा उसको हम लोग को क्या करना है, जैसे हमारा C6H12O6 में आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा CH2O, और अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, किसी भी कैलकुलेशन में करोगे, तो आपकी N की वैल्यू समाउ जो भी आएगी, ठीक है, वहां पे उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. जैसे आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH2O, मैं यहाँ पे बताती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे आपके पास है, मान लो आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला होता CH2O, मतलब आपने जब इसको सॉल्व किया किसी कंपाउंड को, तो आपका वहां पे एम्पेरिकल फॉर्मूला जो निकल कर आया वो आया CH2O, ठीक है. अब जब आप इसको क्या करोगे, जब आप इसका, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, इसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास है वो निकाल लो, ठीक है, या इसका फॉर्मूला मास आप निकालोगे तो क्या आएगा, 12 + 2 + 16, ठीक है, तो ये आपका आएगा 30, ये आपका आ जाता 30. अब आपको क्या करना है, आपका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मतलब मॉलिक्यूलर मास नहीं, मोलर मास, आपको जो मोलर मास क्वेश्चन में आपको ये गिवन होगा, ठीक है, कि आपके पास कितने मोल्स हैं. तो मोलर मास लेट्स से आपको क्वेश्चन में गिवन है 6 टाइम्स, ठीक है. मोलर मास आपको क्वेश्चन में अगर गिवन है कि उस कंपाउंड का आपका जो मोलर मास है वो आपका क्या है, 180 है, ठीक है. तो अब आपको क्या करना होगा, इस स्टेप में आपको करना है 180/30. तो यहाँ पर आपकी ये वैल्यू क्या आई, 6 निकल कर आई. तो इस 6 को क्या करना है, इस फॉर्मूले में यहाँ वाले जो नंबर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करना है. तो इट विल बी 6, दिस विल बी 12 एंड दिस विल बी 6. तो ये आपका आ जाएगा इस तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है. मतलब आपने क्या किया, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट कर लिया, और मोलर मास विल आल्सो बी प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन अगर उनको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कराना है, ठीक है. तो मोलर मास भी आपको पता है, मतलब मास ऑफ 1 मोल, ठीक है, जो कि आपको पता है C6H12O6 का जब आप मास निकालोगे तो वो इतना होगा, ठीक है. तो वो मास ऑलरेडी प्रोवाइडेड था आपका क्वेश्चन में. अब जब आप इसका रेशियो लोगे तो आपको 6 मिल गया, मतलब यहाँ पे कितना है, जो आपका फॉर्मूला, जो आपका मॉलिक्यूलर मास आएगा, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा वो C6H12O6 आ जाएगा, ठीक है. क्या लिखा था अमान, एक बार पॉइंट रिपीट करो. Divide the molar mass by empirical formula mass, and the number obtained is multiplied in empirical formula. ठीक है, एंड देन हाँ फाइन, ठीक है. अब एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. लिखो यहाँ पर हम लोग को करना है फाइंड द, क्वेश्चन वही है, फाइंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फाइंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, तो और मास परसेंटेज आपको गिवन है. यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ये कितना है, 4% है, ठीक है. आपका जो इसमें कार्बन है, कार्बन कितना है, 24% है. और यहाँ पर क्लोरीन जो है वो है आपका 71%, ठीक है. हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन है इस कंपाउंड में, और इन सबके परसेंटेजेस आपको गिवन है, ठीक है. मास परसेंटेज गिवन है, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन, ठीक है. और यहाँ पे एक और एडिशनल डेटा गिवन है आपको, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड,
मोलर मास ऑफ द कंपाउंड आपको गिवन है 99 ग्राम, ठीक है, मतलब कंपाउंड का आपका जो एक मोल का मास है वो आपको गिवन है, दिस इज 99 ग्राम्स। अब आपको बताना है एम्पेरिकल फॉर्मूला और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। और एक चीज बता दूं यहाँ पर, एक मास ऑफ, तो हाइड्रोजन का मास आप ले सकते हो 1, कार्बन का ले सकते हो 12 और क्लोरीन का आप लोग ले सकते हो 35.5। तो ये सारे यू में है, ये यूनिफाइड यूनिट में है, ये आपके क्या है, ये आपके एटॉमिक मास है। हाइड्रोजन का 1 यू ले लो, कार्बन का 12 यू और क्लोरीन का 35.5 यू। तो ये मैंने सिंप्लीफाइड कैलकुलेशंस के लिए यहाँ पर सारी वैल्यूज बहुत सिंप्लीफाइड वे में रखी हैं ताकि कैलकुलेशंस आपकी इजी हो जाए, ठीक है। पहला जो इम्पोर्टेंट टास्क है वो आपका ये है कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप, यहाँ पर देखो मैं आपके साथ साथ सॉल्व करूंगी। सबसे पहला स्टेप क्या था, कन्वर्ट मास परसेंटेज इनटू मास। तो मास परसेंटेज को हमको मास में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। देखो ये आपको कंपाउंड का गिवन है कि आपका ये आपका कंपाउंड का मोलर मास होगा, ठीक है। मैं ऐसा मान लेती हूँ कि मान लो, let us have 100 ग्राम्स ऑफ कंपाउंड। मतलब मैं ले रही हूँ कि मेरे पास मान लो 100 ग्राम कंपाउंड है। 100 ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये जो परसेंटेजेस हैं इनकी हमें कैलकुलेशन सिंप्लीफाइड हो जाएगी। तो सिंपली अगर 100 ग्राम कंपाउंड है तो उससे मुझे मास ऑफ हाइड्रोजन पता चल जाएगा। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, मास ऑफ हाइड्रोजन विल बी 4 ग्राम, ठीक है। कार्बन कितना हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा मेरा 24 ग्राम, ठीक है। अच्छा इनका ये फुलफिल हो रहा है कि नहीं, इनका वो भी चेक कर लो यार, परसेंटेज, मास परसेंटेज भी तो फुलफिल होना चाहिए। मैंने 71 प्लस 21 24 प्लस 4 99 हो रहा है। ओके चेंज कर लो, 1 ग्राम ही हो रहा है यहाँ पे। 99% आएगा आपका, वरना यहाँ पे मास। एक काम करो, इस वैल्यूज को चेंज कर लो, चेंज दीज वैल्यूज। मैं बता रही हूँ यहाँ पे दूसरी वैल्यूज क्या लेनी है। हाइड्रोजन का ले लो 4.07%, हाइड्रोजन का ले लो 4.07, कार्बन का ले लो 24.27%, क्लोरीन का ले लो 71.65%, क्लोरीन ले लो 71.65%। और यहाँ पर अब मोलर मास आप ले लेना, मोलर मास भी चेंज कर रही हूँ। मोलर मास, टेक मोलर मास एज 98.96 ग्राम। मोलर मास ले लो 98.96 ग्राम, ठीक है। कैलकुलेशन सिंप्लीफाइड नहीं हो पा रही क्योंकि मैंने वहां पर परसेंटेजेस का एडिशन नहीं किया था, ठीक है। तो 98.96 ग्राम आपका है मोलर मास, ठीक है। ठीक है, इतना ही लेके कैलकुलेट कर लो, ठीक है। वरना आप अगर एग्जैक्ट वैल्यू लोगे तो हाइड्रोजन की होती है 1.008 यू, कार्बन की होती है आपकी 12.011 यू और क्लोरीन की यही ले सकते हो 35.5, ठीक है। तो यहाँ पर मास ऑफ हाइड्रोजन अब आप देखोगे तो 100 ग्राम कंपाउंड ले रहे हो, कितना ले रहे हो, 100 ग्राम कंपाउंड, ठीक है। तो 100 ग्राम कंपाउंड में आपके पास हाइड्रोजन कितना होगा, अब हाइड्रोजन होगा यहाँ पर 4.07 ग्राम, ठीक है। अच्छा इसमें किसी को कोई दिक्कत है, मैंने ये डायरेक्टली लिख दिया, अमान कैसे लिख रही हूं मैं डायरेक्ट, देखो सिंपली हम फॉर्मूले से भी लिख लेते हैं। एक काम करते हैं, फॉर्मूले से लिख लेते हैं। फॉर्मूले से जब आप लिखोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय द मोलर मास, ठीक है। मास ऑफ हाइड्रोजन ले लो और मैं कितना ले रही हूँ, मैंने 100 ग्राम कंपाउंड लिया है, ठीक है। तो ये जो मास मैं ले रही हूँ 100 ग्राम कंपाउंड में कैलकुलेट कर रही हूँ, ठीक है। तो मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय द मास ऑफ
द कंपाउंड, मास ऑफ द कंपाउंड मतलब जो मैंने लिया है मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि मैं सारी कैलकुलेशंस 100 ग्राम के रिस्पेक्ट में अभी कर रही हूँ, ठीक है। मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड, दिस इज इक्वल टू मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आपको गिवन था 4.07, यहाँ पर मास ऑफ हाइड्रोजन हमको निकालना है और मास ऑफ कंपाउंड हमको गिवन है 100, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा 100 क्यों लिया, तो ये 100 कैंसिल हो गया, तो मास ऑफ हाइड्रोजन यहाँ से क्या आ जाएगा, इट विल बी सेम एज द परसेंटेज, मतलब न्यूमेरिकली इक्वल टू परसेंटेज, तो ये आपका आ जाएगा 4.07 ग्राम। अब इसी तरह से आप मास ऑफ ऑक्सीजन लिखोगे तो ऑक्सीजन का वहां पर कितना, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, क्या है उसमें, कार्बन और क्लोरीन है, तो यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन लिखो। मास ऑफ कार्बन, कार्बन का कितना है, दिस विल बी 24.27 ग्राम, और मास ऑफ क्लोरीन लिखोगे यहाँ से तो कितना गिवन था वहां पे, 71.65, 71.65, तो 71.65 निकालोगे तो दिस विल बी 7.65 ग्राम, ठीक है। तो आपने क्या किया, सबके मास निकाल लिए। अब आपका स्टेप 1 खत्म हो गया, आपने परसेंटेजेस को मास में कन्वर्ट कर लिया इन ग्राम्स। सेकेंड है, अब आपको इनके मोल्स निकालने हैं, ठीक है, मोल्स। तो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो ये क्या होगा, मोल्स हो जाएगा मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय द मोलर मास, ठीक है। तो मास ऑफ हाइड्रोजन है 4.07 और मोलर मास कितना होता है इसका, 1.008 होता है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप लोगे तो ये आपकी आएगी 1.008, तो यहां से आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, मैं लिख रही हूँ डायरेक्टली 4.04, क्या आएगी, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4.04। जब आप कैलकुलेट करोगे ये आपको मिलेगी 4.037, तो इसको 4.04 ले लो। नेक्स्ट है आपका मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, हर बार ऑक्सीजन लिख देती हूँ, क्लोरीन, मोल्स ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन, मोल्स ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन। तो इसी तरह से मोल्स ऑफ कार्बन और क्लोरीन के निकालो, उनके उनके मोल्स लिख के उनके उससे डिवाइड कर दो। तो मोल्स ऑफ कार्बन लिखोगे तो यहाँ पे मास ऑफ कार्बन जितना कितना गिवन था 24.27, ठीक है, और 24.27 को मैं डिवाइड कर देती हूँ 12.011 से, ठीक है, 12.011, तो ये आपकी वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 2.02, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.02। नेक्स्ट आप कैलकुलेट करो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, क्लोरीन बाकी है। क्लोरीन का कितना गिवन था 71.65, ठीक है। अब दिस मच डिवाइडेड बाय 35.5, ठीक है, so I'm writing 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5, तो ये भी आपको वैल्यू मिलेगी 2.02 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सारे अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लिखे हैं क्योंकि ये वैल्यू आएगी 2.018, क्योंकि डेसिमल के साथ फिर यार डिफिकल्ट हो जाएगा आपको कैलकुलेट करना, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया ये आपके पास, तो आपका ये हो गया स्टेप 2, स्टेप 2 भी डन। अब थर्ड क्या था, हमको लेना था ये रेशियोज, यहाँ तक डन है। शुभम कहाँ गए आप, है ना, नहीं है, नहीं है, चला गया। नेक्स्ट स्टेप में बेटा अपना ये हो गया, अमान समझ में आ रहा है, हाँ, तो ये चीज हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे हमको लिखना है, इनका रेशियो लेना है। तो रेशियो में हम लोग क्या लेंगे, ये देखो कार्बन क्या है 2.02 और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है 4.04, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, वी विल राइट द रेशियो, रेशियो लेंगे, ठीक है। तो रेशियो लेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन की वैल्यू क्या सिंप्लीफाई हो जाएगी, 4.04 डिवाइडेड बाई 2.02, तो ये हो जाएगी 2। कार्बन के लोगे तो ये हो जाएगा 2.02 डिवाइडेड बाई 2.02, तो ये हो जाएगा आपका 1। और इसके बाद क्लोरीन का लिखोगे तो क्लोरीन का हो जाएगा 2.02 डिवाइडेड बाई 2.02, तो ये भी हो गया 1। तो अब थर्ड स्टेप भी हो गया, हाइड्रोजन का यहाँ पे नंबर क्या मिला 2, कार्बन का मिला 1 और क्लोरीन का मिला 1, ठीक है।
तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या, देखो सी के आगे लिखना है 1, हाइड्रोजन के आगे लिखना है 2 और क्लोरीन के आगे भी लिखना है 1, तो ये बन गया CH2Cl, ये हो गया आपका CH2Cl। तो दिस विल बिकम CH2Cl, ठीक है, CH2Cl। तो CH2Cl जो आपका नेक्स्ट स्टेप था, आई गेस दिस इज स्टेप 4, फोर्थ था ना, मोल्स रेशियो, और स्टेप 4 है एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आगे आपका ये। अब फिफ्थ स्टेप जो है वहां पर आपको लिखना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास तो क्या हो जाएगा, कार्बन का 12.011, हाइड्रोजन का 1.008 इंटू 2 और क्लोरीन का क्या हो जाएगा 35.5, ठीक है। सो इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 12.011 प्लस 1.008 इंटू 2 प्लस 35.5। मैं कैलकुलेट करके बता देती हूँ, इट विल टेक टाइम अदरवाइज। तो दिस विल कम आउट टू बी 49.52, 49.52 दिस मच ग्राम, ठीक है। तो हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला मास ग्राम्स में ही बोल दिया, ठीक है। तो हमारा ये इतना आएगा। अब मुझे आप बताओ यहाँ पर आपको क्या निकालने हैं, मोल्स, ठीक है, वो सॉरी, अब आपको निकालना है रेशियो। तो आप लोग करोगे क्या, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। तो मोलर मास आपको कितना गिवन था, मैंने कितना लिखवाया था 98.96, 98.96। तो मोलर मास आपका आएगा 98.96 डिवाइडेड बाय यहाँ पर करो 49.52, 49.52। ठीक है, और इसको 5 to 7 आता है, तो मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देती हूँ, अप्रोक्सीमेटली दिस विल बी 49.53 ग्राम, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। सो जब आप मोलर मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास करोगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी, दिस विल कम आउट टू बी, दिस विल बी 1.99, ठीक है, 1.99। तो जो की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 है, ठीक है, मतलब क्योंकि हम डेसिमल में ले रहे हैं तो ये चीज आएगी। बट अमान एक चीज आपको यहाँ पे याद रखना है बेटा, जो हमने सिंपल होल नंबर रेशियो लिया था वो हमने कहाँ पे लेने के लिए बोला था, स्टेप 3 में बोला था। बट जब आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ पे ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आपकी 2 के बराबर ही आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कभी भी आपको अब होल नंबर रेशियो नहीं लेना है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वही लिखोगे, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको कोशिश करना कि ये इंटीजर ही आए, और नहीं आ रही जैसे यहाँ पे 1.99 आई तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली टेकन एज 2। तो यहाँ पे अब आपको क्या करोगे, CH2Cl में क्या करोगे, इसके नंबर्स में 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा C2H4Cl2, तो इट विल बिकम C2H4Cl2, ठीक है। डन, चलो ठीक है। अब हमें एक काम करते हैं, आप एक क्वेश्चन अगर सॉल्व करना चाहो तो मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, यहाँ पे केवल एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको बताना है। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला, कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला of an oxide of iron, empirical formula of an oxide of iron which has 69.9% iron, 69.9% iron and 30.1% of oxygen, and 30.1% of oxygen by mass। तो आपको बताना है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा ऑफ दिस ऑक्साइड ऑफ आयरन, जहां पर आयरन का परसेंटेज आपको गिवन है और आपको ऑक्सीजन का भी परसेंटेज गिवन है, ठीक है।
यहाँ पे सबसे पहले आप अज्यूम कर लेना वी हैव 100 ग्राम्स ऑफ दिस ऑफ कंपाउंड, मतलब जो आपकी आयरन ऑक्साइड जो भी है आपका उसका कितना है 100 ग्राम है। तो इसमें मास ऑफ आयरन कितना हो जाएगा, दिस विल बी 69.9 ग्राम और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 30.1 ग्राम। ठीक है, तो ऑक्सीजन का मास पता चल गया और आयरन का भी मास पता चल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमको जो लिखना है वो हमें क्या करना है, मोल्स निकालेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम निकालेंगे मोल्स ऑफ आयरन। तो मोल्स ऑफ आयरन कितना हो जाएगा 69.9 डिवाइडेड बाय द मास, मास हम लेते हैं 56। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा कुछ 1.248 समथिंग समथिंग, और यहाँ पर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जब आप निकालोगे तो ये आपके आएंगे, ऑक्सीजन का मास कितना है 30.1 डिवाइडेड बाय इसका मास दैट इज 16, तो ये आपका आएगा, लिख लो यहाँ से 1.88। ठीक है, अब आप मुझे इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख के बताओ बेटा। कौन स्मॉलेस्ट है, 1.248. 1.248। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेप 3 करेंगे, रेशियो लेंगे। ठीक है, रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप आयरन के लिए रेशियो लोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 1.248 डिवाइडेड बाय 1.248, तो आयरन के लिए तो ये 1 हो गया, और ऑक्सीजन के लिए लिखते हैं, तो ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा, इट विल बी 1.88 डिवाइडेड बाय 1.248। इसको कैलकुलेट करिए क्या आ रहा है, आप इसको अप्रोक्सीमेटली 1.25 भी ले सकते हो, जैसे कैलकुलेशन बड़ा पड़ रहा होगा ना, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 1.25 लेके करके देखो, ऑलमोस्ट क्लोज क्लोज तो आना ही है। ठीक है, तो जस्ट लेट मी टेल यू, जब आप कैलकुलेट करोगे तो दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 1.504 कुछ इस टाइप की आएगी। ठीक है, तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली आई कैन टेक इट एज 1.5, तो ये 1.5 हो गई। ठीक है, तो ऑक्सीजन का अब आप देखो आपको क्या मिल रहा है 1.5 मिल रहा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपना वो जो अपन ने आगे एक पॉइंट लिखा था ना, अगर ये रेशियो हमारा क्या है, ये रेशियो अगर हमारा आता है इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, तो मुझे मिल रहा है आयरन 1 और ऑक्सीजन 1.5, ऐसा तो नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, सबसे एक छोटे नंबर से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, तो सबसे छोटा नंबर जो इसको हमें एक सिंपल इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर दे वो है हमारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा Fe2O3। ठीक है, Fe2O3, तो 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो आपका जो ऑक्साइड है वहां पर वो कौन सा है, Fe2O3 है। तो अगर आपको यहाँ पर ये रेशियो आपको होल नंबर में नहीं मिल रहा है तो आप इसको कन्वर्ट कर लो। ठीक है, फाइन, समझ में आया मन? हाँ मैम।
चलो अब हम लोग नेक्स्ट, एक बात आपको और मैं याद दिला देती हूँ, हमने देखो एक अपने कॉपी के नोट्स टर्न करो, वहां पे हमने पढ़ा था ग्राम मॉलिक्यूलर मास और एक पढ़ा था ग्राम एटॉमिक मास, पढ़ा था। हमने क्या बताया था, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ये मास है किसी भी कंपाउंड का इन ग्राम्स, जिसकी वैल्यू न्यूमेरिकली किसके बराबर होती है, उसके एटॉमिक मास या उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होती है, राइट। देखो देखो एक बार टर्न करो, एक बार पेजेस को टर्न करो, आपको याद आएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग लिख रहे हैं कि कार्बन है वहां पर, तो कार्बन का हमने बोला था कि जैसे कार्बन है तो कार्बन का जो मास होता है वो कितना होता है, 12 AMU होता है। और जब हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा आता है 19.9 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, इतना आता है 12 AMU। तो ये हमारा ग्राम एटॉमिक मास नहीं है, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है कि जैसे अगर इसका मास 12 AMU है तो ग्राम एटॉमिक मास है कि आप इसका निकाल रहे हो मास, ठीक है, मास इन ग्राम्स, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी 12 AMU, मतलब जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी 12, मतलब इसका जो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा वो हो जाएगा 12 और इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, तो ये हो जाता है 12 ग्राम। क्या ये वैसे ही दिख रहा है मोलर मास के जैसा, मोलर मास में भी तो यही होता था, मोलर मास में यही होता था ना कि मोलर मास जो होता है मास ऑफ 1 मोल, तो 1 मोल को हम लोग लिखते थे, जब 1 मोल को देखा था हमने कार्बन के लिए सॉल्व किया था तो हमने देखा था वो 12 ग्राम आ गया था, और उसका जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है 12 AMU। तो हमने कहा था जो मोलर मास है वो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के न्यूमेरिकली इक्वल होता है, तो मतलब 12 वैल्यू आने वाली है। व्हाट आई मीन टू से इज दैट कभी आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास गिवन है या ग्राम एटॉमिक मास गिवन है, तो दैट मीन्स दैट इज मोलर मास, ठीक है, उसी की तरह ही काम कर रहा है ना, हाँ। ठीक है अमन। Yes. तो यहाँ पर लिख लेना कभी भी, अगर आपको बोल रहा है कि व्हाट इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम एटॉमिक मास, दैट मीन्स द क्वेश्चन वांट्स टू आस्क कि व्हाट इज द मोलर मास, ठीक है, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, वही है हमारा मोलर मास और वही है ग्राम। अगर वो एटम की बात करेगा तो वो ग्राम एटॉमिक मास हो गया, मॉलिक्यूल की बात करेगा तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, ठीक है। चलो, इसलिए वो कॉन्सेप्ट वहां पे पहले बताया था और मैंने वो मोल को तब तक इंट्रोड्यूस भी नहीं किया था, ठीक है। तो इन जनरल हमने वहां पर बात कर ली थी उसकी कि अगर हमारे हाइड्रोजन का मास, जैसे हमने बोला था वहां पे, मे बी आपको शायद हाइड्रोजन का भी एग्जाम्पल दिया हो कि हाइड्रोजन का हम मास लिखते हैं 1.008 AMU। तो हाइड्रोजन का जो मास अपन लोग यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास बताएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.008 ग्राम, ठीक है, यही है इसका ग्राम एटॉमिक मास। तो मे भी कभी आप कोई और बुक पढ़ो तो आपको वहां पे मोलर मास की जगह वहां पे इस तरह से भी लिखा हो ग्राम एटॉमिक मास या फिर मोलर मास, ठीक है, तो एक ही बात है। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होना है, मैंने आपको बहुत सारे सफिशिएंट कैलकुलेशंस करवा दिए हैं मोल्स पे भी और उससे। अमान माय रिक्वेस्ट इज प्लीज मतलब हेड को भी कन्वे कर देना कि जो क्वेश्चंस बोले हैं वो नेक्स्ट टर्म तक कर लेना, ठीक है। और इसका एक डेडलाइन मैं ग्रुप पे भेज दूंगी आपको कि आपको क्या रखना है, ठीक है, कि भाई इस टाइम तक आप कर लीजिएगा क्वेश्चंस। चलो फाइन, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्टाइक्यूमेट्री। इस क्लास में नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट करूंगी स्टाइक्यूमेट्री, ठीक है। The topic is stoichiometry. ये जो स्टाइक्यूमेट्री होती है, स्टाइक्यूमेट्री का मतलब क्या होता है, स्टाइक्यूमेट्री का मतलब होता है कि जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, जैसे कोई भी हमें अगर मान लो कुछ रिएक्शन हो रही है तो वहां पे जो एलिमेंट्स हैं उनकी मेजरमेंट करना ही होता है स्टाइक्यूमेट्री, ठीक है। इसका मतलब होता है एलिमेंट, स्टाइक्यून मतलब होता है एलिमेंट और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है। तो स्टाइक्यूमेट्री मतलब एलिमेंट्स का मेजरमेंट। अब ये जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं ये मास में भी करते हैं, कभी मोल्स में करेंगे, कभी हम वॉल्यूम के फॉर्म पे करेंगे, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे और बहुत ही मजेदार टॉपिक है, ठीक है। जो हमने मोल्स पढ़ा है आगे, मोल्स का ही एक स्टेप आगे है। अब हमारे पास इस चैप्टर में केवल 2 ही टॉपिक्स बचे हैं, एक है अपना स्टाइक्यूमेट्री और एक है आपका
बोलते हैं इसको कॉम्पोजिशन, ठीक है। कॉम्पोजिशन जो हम लोग पढ़ते हैं किसी भी सब्सटेंस का, मोलैरिटी, मोलैलिटी, जो हमने मास बाय मास परसेंट देखा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट देखा, वो सारी चीजों के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो लास्ट 2 टॉपिक्स बचे हैं एंड होपफुली 1 लेक्चर या 2 लेक्चर में खत्म कर देंगे हम, ठीक है। ओके, चलो आपको कुछ पूछना है? अमान, आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं मैम। नहीं, ठीक है, चलो फाइन, थैंक यू, हैव अ गुड डे।